नमस्कार और स्वागत है। चलिए आज हम मिलकर कागज पर एक फैक्ट्री बनाते हैं। अच्छा। एक ऐसी जगह की कल्पना कीजिए जहां मशीनें चलती हैं, उत्पादन होता है और लोग काम करते हैं। लेकिन इस इमारत को कानूनी तौर पर फैक्ट्री का दर्जा कब और कैसे मिलता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। और एक बार जब ये फैक्ट्री बन जाती है तो वो कौन सी मजबूत नींव है जिनके बिना ये खड़ी नहीं रह सकती? आज हम भारत के फैक्ट्री अधिनियम 1948 के इसी ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं। ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का एक तरह से सुरक्षा कवच है। ये बहुत अच्छा तरीका है इसे देखने का, क्योंकि ये अधिनियम सच में एक ब्लूप्रिंट ही है। ये औद्योगिक भारत की नींव का पत्थर है, जो मतलब उत्पादकता और इंसानियत के बीच एक बहुत जरूरी संतुलन बनाने की कोशिश करता है। संतुलन? हाँ, ये तय करता है कि मशीनों की गति इंसानी गरिमा पर हावी न हो जाए। और देखेंगे कि इसकी 3 सबसे मजबूत नींव स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण कैसे काम करती हैं। जी। हम जानेंगे कि ये किसकी रक्षा करता है, इसकी क्या मांगे हैं और अगर कोई इन नियमों की अनदेखी करे तो क्या होता है। बिल्कुल। तो चलिए इस फैक्ट्री की नींव रखना शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, कोई भी वर्कशॉप या कारखाना कानून की नजर में फैक्ट्री बनता कब है? क्या हर जगह जहां मशीनें हैं वो एक फैक्ट्री है? नहीं, ऐसा नहीं है। और यहीं पर ये कानून बहुत बहुत स्पष्ट हो जाता है। इसके लिए 2 बहुत साफ शर्तें हैं जो आंकड़ों पर आधारित है। आंकड़ों पर? हाँ, पहली शर्त, अगर किसी जगह पर बिजली की मदद से कोई उत्पादन का काम हो रहा है और वहां 10 या उससे ज्यादा लोग काम करते हैं तो वो एक फैक्ट्री है। अच्छा, तो 10 लोगों का आंकड़ा बिजली के साथ? और अगर बिजली का इस्तेमाल नहीं हो रहा हो तो, जैसे कि कोई हथकरघा उद्योग, उस मामले में ये संख्या बढ़कर 20 हो जाती है। डबल। हाँ, अगर बिना बिजली के 20 या उससे ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं तो वो जगह भी फैक्ट्री मानी जाएगी। जरूरी बात यह है कि वहां किसी तरह की विनिर्माण प्रक्रिया मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रहा हो। ये परिभाषा ही इस कानून का दायरा तय करती है। तो इसका मतलब ये 10 और 20 के आंकड़े ही वो लक्ष्मण रेखा हैं जो एक छोटी मोटी वर्कशॉप और एक कानूनी तौर पर जवाबदेह फैक्ट्री के बीच का फर्क तय करती हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। एक बार कोई जगह इस दायरे में आ गई तो फिर खेल के सारे नियम बदल जाते होंगे। बिल्कुल, जैसे ही कोई जगह फैक्ट्री घोषित होती है, नियमों का एक पूरा ढांचा वो उस पर लागू हो जाता है। और ये जो बिजली वाला फर्क है ना, हाँ, ये दिखाता है कि 1948 में कानून बनाने वालों ने कितनी दूर की सोची थी। उन्होंने माना था कि जहां बिजली से चलने वाली भारी मशीनें हैं, वहां खतरा ज्यादा है। सही बात है। इसलिए कम लोगों पर भी नियम लागू होने चाहिए। बात की थी स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण। पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। जी। जब हम फैक्ट्री में स्वास्थ्य की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ ये तो नहीं होगा कि कोई बीमार ना पड़े। नहीं नहीं, इसका मतलब उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये काम करने की जगह को इंसानों के रहने लायक बनाने के बारे में है। जैसे सबसे पहली जरूरत है साफ सफाई। रोजाना झाड़ू पोछा, कचरे का सही निपटान, यहाँ तक कि दीवारों की नियमित पुताई तक के नियम हैं इसमें। मकसद ये है कि जगह ऐसी ना हो जहाँ बीमारियां पनपें। और मुझे एक नियम ने बहुत चौंकाया। इसमें लिखा है कि हर कर्मचारी के लिए कम से कम 14.2 क्यूबिक मीटर की जगह होनी चाहिए। हाँ, ये इतना सटीक आंकड़ा क्यों? 14 या 15 क्यों नहीं? 14.2? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। ये सटीकता दिखाती है कि ये नियम हवा में नहीं बनाए गए। इसके पीछे शायद उस दौर के औद्योगिक अध्ययनों का हाथ है। 14.2 क्यूबिक मीटर जगह वो ये सुनिश्चित करती है कि काम करने की जगह में घुटन ना हो, अच्छा। हवा का बहाव बना रहे और लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा सटकर काम ना करें। ये भीड़ भाड़ को रोकने का एक वैज्ञानिक तरीका है, क्योंकि भीड़ भाड़ न सिर्फ असुविधाजनक होती है बल्कि खतरनाक भी होती है। बिल्कुल। वो दुर्घटनाओं और बीमारियों दोनों को न्योता देती है। यानी हर नियम के पीछे एक ठोस वजह है। हाँ। साफ पीने का पानी और पुरुषों महिलाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट्स जैसी बातें भी इसी स्वास्थ्य वाले स्तंभ का हिस्सा है। हाँ, ये बुनियादी मानवीय गरिमा का हिस्सा है। ये सिर्फ सुविधाएं नहीं है, ये एक स्वस्थ और सम्मानजनक माहौल बनाने के लिए जरूरी है। अगर ये चीजें नहीं होंगी तो कर्मचारियों का मनोबल और इनकी उत्पादकता दोनों पर बुरा असर पड़ेगा। ठीक है, तो हमने अपनी फैक्ट्री को साफ सुथरा और सेहतमंद तो बना दिया, लेकिन असली खतरा वो तो उन घूमती हुई भारी भरकम मशीनों से है। एक पल की चूक और एक बड़ी दुर्घटना। बिल्कुल। यहीं पर इस कानून का दूसरा स्तंभ यानी सुरक्षा के नियम सबसे ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। इसमें सबसे मुख्य बात क्या है? सबसे मुख्य बात है रोकथाम, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन। हाँ,
यानी दुर्घटना होने का इंतजार मत करो, उसे होने ही मत दो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मशीनों के खतरनाक हिस्सों के चारों ओर बाड़ लगाना, फेंसिंग करना। जैसे कोई घूमता हुआ चक्का या बेल्ट। हाँ बिल्कुल, कानून कहता है कि उसे ऐसे घेरो कि किसी भी कर्मचारी का हाथ, पैर या कपड़ा गलती से भी उसकी चपेट में ना आ सके। जरा सोचिए, उस दौर में जब सुरक्षा के नियम नहीं थे, एक ढीला ढाला कुर्ता या वर्क किसी महिला की लंबी चोटी का मशीन में फंस जाना कितना आम रहा होगा। बिल्कुल, ये बाड़ लगाने का नियम सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये हजारों जिंदगियों को बचाने वाला एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार आइडिया है। बिल्कुल, और ये सिर्फ बाड़ लगाने तक सीमित नहीं है। हर मशीन के पास एक इमरजेंसी स्टॉप बटन होना अनिवार्य है। इमरजेंसी स्टॉप? हाँ, जिसे कानून की भाषा में स्ट्राइकिंग गियर कहा गया है, यानी खतरा महसूस होते ही मशीन को एक झटके में बंद किया जा सके। इसके अलावा लिफ्ट, क्रेन जैसी भारी चीजों की नियमित जांच, उनका सर्टिफिकेशन भी जरूरी है, क्योंकि समय के साथ इनमें खराबी आ सकती है। और आग से सुरक्षा के बारे में क्या? आग से सुरक्षा पर बहुत जोर है। बाहर निकलने के रास्ते वो साफ और बिना रुकावट के होने चाहिए। आग बुझाने के उपकरण सही जगह पर और चालू हालत में होने चाहिए, और कर्मचारियों को पता होना चाहिए कि आग लगने पर करना क्या है। ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है। हाँ, इसके लिए नियमित तौर पर फायर ड्रिल करवाना भी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। ये सारे नियम ये पिछली त्रासदियों से सीखे गए सबक हैं, जिन्हें कानून में शामिल किया गया है। तो स्वास्थ्य हो गया, सुरक्षा हो गई। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे दिलचस्प स्तंभ पर, कल्याण, वेलफेयर। जी। ये शब्द सुरक्षा से भी एक कदम आगे की बात करता है। इसमें क्या क्या आता है? कल्याण का मतलब है कर्मचारियों की बुनियादी जरूरतों से आगे बढ़कर उनकी देखभाल करना। इसमें कुछ बहुत ही मानवीय चीजें हैं, जैसे हाथ मुंह धोने के लिए साबुन के साथ साफ सुथरी जगह का होना। अच्छा। हर फैक्ट्री में एक फर्स्ट एड बॉक्स का होना अनिवार्य है, और अगर 500 से ज्यादा कर्मचारी हैं तो एक एम्बुलेंस रूम और मेडिकल स्टाफ भी होना चाहिए। मैंने सुना है कि कैंटीन और क्रेच मतलब शिशुगृह जैसे प्रावधान भी इसी का हिस्सा है। हाँ, और ये बहुत बहुत प्रगतिशील नियम है। अगर फैक्ट्री में 250 से ज्यादा लोग काम करते हैं तो एक सब्सिडी वाली कैंटीन होनी चाहिए। सब्सिडी वाली? हाँ, और ये नियम सुनिए, अगर किसी फैक्ट्री में 30 से ज्यादा महिला कर्मचारी हैं तो उनके छोटे बच्चों की देखभाल के लिए एक क्रेच का होना अनिवार्य है। एक मिनट, 1948 में क्रेच का नियम, ये तो आज भी कई बड़ी बड़ी टेक कंपनियां एक पॉक की तरह बताती हैं, है ना? उस वक्त के त्वंग बनाने वालों की सोच तो कमाल की थी। ये सिर्फ एक सुविधा नहीं, ये तो एक तरह की सामाजिक क्रांति है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सिर्फ एक सुविधा नहीं थी, ये एक बयान था। ये 1948 में आज़ादी के ठीक बाद ये कहने का एक तरीका था कि एक नए औद्योगिक भारत के निर्माण में महिलाओं की भूमिका पुरुषों के बराबर है, और हम उनके पारिवारिक जिम्मेदारियों को समझते हुए उन्हें काम करने का मौका देंगे। ये नियम महिलाओं को वर्कफोर्स में लाने और बनाए रखने के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। और एक कल्याण अधिकारी या वेलफेयर ऑफिसर की भी बात है ना? वो कौन होता है? जिन फैक्ट्रियों में 500 से ज्यादा कर्मचारी होते हैं वहां एक कल्याण अधिकारी की नियुक्ति अनिवार्य है। उसका काम मैनेजमेंट और कर्मचारियों के बीच एक पुल की तरह काम करना है। एक ब्रिज? हाँ, एक ब्रिज। वो ये सुनिश्चित करता है कि कल्याण से जुड़ी सभी सुविधाएं लोगों तक पहुंच रही हैं, उनकी शिकायतों को सुना जा रहा है और काम का माहौल बेहतर बना हुआ है। तो ये 3 स्तंभ मिलकर एक मजबूत ढांचा बनाते हैं। लेकिन एक और बहुत जरूरी चीज है, समय। बिल्कुल। किसी से कितना काम लिया जा सकता है ये भी तो तय करना जरूरी है, वरना शोषण हो सकता है। काम के घंटों को लेकर ये कानून क्या कहता है? इस मामले में कानून बहुत स्पष्ट है, ताकि कोई भी अस्पष्टता न रहे। एक वयस्क कर्मचारी के लिए काम करने की ऊपरी सीमा तय है, 1 हफ्ते में 48 घंटे। और एक दिन में? और एक दिन में 9 घंटे से ज्यादा नहीं। और क्या लगातार काम करवाया जा सकता है बिना रुके? नहीं, हर 5 घंटे के लगातार काम के बाद कम से कम आधे घंटे का ब्रेक देना अनिवार्य है। और हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी तो हर हाल में देनी ही होगी। आप किसी से 7 दिन काम नहीं ले सकते। सही बात है। ये पूरी संरचना कर्मचारी को शारीरिक और मानसिक थकावट से बचाने के लिए बनाई गई है। ये 48 घंटे की साप्ताहिक सीमा 1948 के हिसाब से तो बहुत प्रगतिशील लगती है, लेकिन क्या आज की इस गिग इकॉनमी वाली दुनिया में ये नियम पुराना नहीं पड़ गया है? क्या कंपनियां इसे आसानी से तोड़ मरोड़ नहीं लेती?
ये एक बहुत मौजू सवाल है। देखिए, कानून का जो मूल ढांचा है वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। हाँ, ये सच है कि काम करने के तरीके बदल गए हैं और कुछ कंपनियां ग्रे एरिया का फायदा उठाने की कोशिश करती हैं। लेकिन ये कानून आज भी संगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों लोगों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच है। और इसी वजह से समय समय पर श्रम कानूनों में सुधार की बात होती रहती है, ताकि वे आज की हकीकत से मेल खा सकें। और क्या ये कानून महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ खास सुरक्षा नियम भी बनाता है? हाँ, बिल्कुल। महिलाओं को रात की पाली में काम करने से प्रतिबंधित किया गया है। यानी आमतौर पर शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच उन्हें काम पर नहीं लगाया जा सकता। अच्छा। जब तक कि राज्य सरकार विशेष परिस्थितियों में इसकी इजाजत न दे। और बच्चे? 14 साल से कम उम्र के बच्चों को तो फैक्ट्री में काम पर रखना पूरी तरह से गैर कानूनी है। इस पर कोई समझौता नहीं। और जो किशोर हैं, मतलब 15 से 18 साल के, उनके लिए भी सख्त नियम है। उन्हें काम शुरू करने से पहले एक डॉक्टर से फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होता है। फिटनेस सर्टिफिकेट? हाँ, और वो दिन में 4.5 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते और उन्हें किसी भी खतरनाक मशीन पर काम करने की इजाजत नहीं होती। ये सिर्फ औपचारिकता नहीं है, ये उनके भविष्य को सुरक्षित रखने का एक तरीका है। चलिए, नियम तो बहुत अच्छे हैं। स्वास्थ्य, सुरक्षा, काम के घंटे, सब तय हो गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इन्हें लागू कौन करवाएगा? अगर कोई फैक्ट्री मालिक इन नियमों को ना माने तो क्या होगा? यहाँ पर किसकी जिम्मेदारी आती है? यहीं पर फैक्ट्री इंस्पेक्टर की भूमिका आती है। ये सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी होते हैं और उनके पास काफी शक्तियां होती हैं। वो किसी भी समय बिना बताए किसी भी फैक्ट्री में जाकर निरीक्षण कर सकते हैं। मतलब उनके पास सरप्राइज विजिट करने का अधिकार है? और वो सिर्फ घूमकर नहीं देखते, वो किसी भी कर्मचारी से अकेले में सवाल जवाब कर सकते हैं। फैक्ट्री के सारे रिकॉर्ड्स, जैसे हाजिरी रजिस्टर या सैलरी रजिस्टर, उनकी जांच कर सकते हैं। अच्छा। अगर उन्हें लगता है कि कोई नियम तोड़ा जा रहा है तो वो सबूत के तौर पर दस्तावेज जब्त भी कर सकते हैं। फैक्ट्री इंस्पेक्टर ही इस पूरे कानून का जमीनी प्रवर्तन तंत्र है। और अगर इंस्पेक्टर को कोई गड़बड़ी मिलती है तो सजा क्या है? सजा काफी सख्त हो सकती है। जुर्माने हैं जो अपराध की गंभीरता के हिसाब से 25,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक जा सकते हैं। और जेल? और कुछ मामलों में जेल भी हो सकती है, जो 3 महीने से लेकर 2 साल तक की हो सकती है। कभी कभी जुर्माना और जेल दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। ये सारी जिम्मेदारी तो मालिक की हुई। क्या कर्मचारियों की भी कोई जिम्मेदारी होती है इस कानून में? हाँ, और ये एक बहुत जरूरी पहलू है। कानून में अधिभोगी या ऑक्यूपायर की बात की गई है। ये एक कानूनी शब्द है, लेकिन आसान भाषा में इसका मतलब है वो व्यक्ति जिसके पास फैक्ट्री का पूरा कंट्रोल है। आमतौर पर मालिक या मैनेजर? बिल्कुल। कानून के मुताबिक एक सुरक्षित माहौल बनाने की पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं की है। लेकिन कर्मचारियों का भी एक फर्ज है। वो क्या? उनका फर्ज है कि उन्हें जो सुरक्षा उपकरण दिए गए हैं, जैसे हेलमेट या दस्ताने, उनका इस्तेमाल करें, सुरक्षा के नियमों का पालन करें और अगर उन्हें कहीं कोई खतरा नजर आता है तो उसकी जानकारी अपने सुपरवाइजर या मैनेजर को दें। तो ये 2-वे स्ट्रीट है। हाँ, सुरक्षा एक 2 तरफा रास्ता है और इन सब चीजों को साबित करने के लिए रिकॉर्ड रखना बेहद जरूरी है। मस्टर रोल, दुर्घटना रजिस्टर, ओवरटाइम का रजिस्टर, ये सब वो कागजी सबूत हैं जो बताते हैं कि कानून का पालन हो रहा है या नहीं। तो इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। फैक्ट्री अधिनियम 1948 ये सिर्फ इतिहास की किताब का एक पन्ना नहीं है। ये एक जिंदा दस्तावेज है जो आज भी भारत में लाखों लोगों के काम करने के माहौल को, उनके घंटों को और उनकी सुरक्षा को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। इसे अधिकारों और जिम्मेदारियों के एक तराजू की तरह देखना चाहिए। एक पल्ले पर कर्मचारियों के अधिकार हैं और दूसरे पर नियोक्ताओं की जिम्मेदारियां। ये कानून इन दोनों के बीच संतुलन बनाता है। और ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये विकसित हो रहा है। हाल ही में जो व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थिति संहिता 2020 आई है, हाँ, मैंने उसके बारे में सुना है। उसका मकसद इसी कानून और 12 अन्य श्रम कानूनों को मिलाकर आज के दौर के हिसाब से और प्रासंगिक बनाना है। ये श्रम कानूनों के भविष्य की दिशा दिखाता है। इस पूरी चर्चा से एक विचार मेरे मन में घूम रहा है जो मैं श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ना चाहता हूँ। जरूर। हमारे स्रोतों में एक छोटी लेकिन बहुत गहरी बात लिखी है कि इस अधिनियम के मुख्य बिंदुओं को फैक्ट्री के नोटिस बोर्ड पर स्थानीय भाषा में लगाना अनिवार्य है। जी। ये एक बड़े सवाल की ओर ले जाता है। हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि इन अधिकारों का ज्ञान सिर्फ एक नोटिस बोर्ड पर लगे कागज से निकलकर
हर एक मजदूर की सोच और ताकत का हिस्सा बन जाए। खासकर भारत जैसे देश में, जहां इतनी भाषाएं हैं और साक्षरता का स्तर भी अलग-अलग है। फैक्ट्री के शोरगुल वाले फ्लोर पर कानून की असली पहुंच आखिर दिखती कैसी है, इस पर जरूर सोचिए।